हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ACCA विद सिमरन। इस वीडियो में हम बीपीपी रिवीजन किट के सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो है प्लेथोरा पीएलसी केस। इसमें से बहुत कम आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी, बट वी हैव टू डू इट। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग इन 1। जो बिल्डिंग 1 है इसके रिस्पेक्ट में हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आएगा। सो लेट्स सी, प्लेथोरा पीएलसी हैज एन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग व्हिच इट नो लॉन्गर नीड्स। ओनली 1 July 2009 प्लेथोरा पीएलसी entered into an agreement to lease the building out to another company. The building cost 6 lakh on 1 January 20x0 and is being depreciated over 50 years. तो कितने की आपकी बिल्डिंग? 6 लाख की। डिवाइड में कितना? 50 years, तो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। देन बेस्ड ऑन IAS 60 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट cost model, Plethora PLC applies the fair value model under IAS 40 investment property, and the fair value the building was assessed as 8 lakh on 1 July 20x9. This valuation had not changed at 31st December 20x9. तो 1 जुलाई को हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया। उससे पहले का हम यहाँ तक कि मैं कॉस्ट निकाल लूँ, राइट। यहाँ पर मुझे बताना है रिवैल्यूएशन में कितना आएगा। तो 8 लाख माइनस जो भी यहाँ तक की कैरिंग अमाउंट होगी। सो लेट्स सी, कैलकुलेट करो आप। 6 लाख डिवाइड 50 दैट इज 12,000 और कितने ईयर्स के लिए इनटू दैट इज फ्रॉम 2010 से 2018 तक 9 साल ये, ठीक है। तो इनटू में आप कर दो 9 दैट इज 108,000, ये वाला डेप्रिसिएशन आ गया। प्लस और कौन सा डेप्रिसिएशन? 12,000 इनटू कितने मंथ्स का? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ इज इक्वल टू डिवाइड बाय 12 दैट इज 6,000, वो वाला डेप्रिसिएशन। इनको आप जब प्लस कर दोगे आएगा 1,14,000। 6 लाख से ये माइनस कर दोगे, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी आपकी? 4,86,000 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 3,14,000। लेट्स सी, 3,14,000, तो आपका आंसर सही आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in respect of the building into how will the increase in the value from 5,50,000 to 7,40,000 कैसे आएगी? तो आपने क्या किया, पीपीई थी पहले, आप देख लेते हैं। 2 सेकंड बिल्डिंग तो लग गया। Plethora PLC owns another building which has been leased out for a number of years. Okay, it had a fair value 5,50,000 at 31st December. तो ये लीज है तो रिवैल्यूएशन में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन ये तो गलत हो गया। क्रेडिट टू P&L इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिजर्व, ये तो कोई रिजर्व नहीं होता। इन दोनों में से एक है, तो देखो प्रेजेंट इन इन्वेस्टिंग कैटेगरी, प्रेजेंट इन ऑपरेटिंग। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर, P&L प्रेजेंट इन द इन्वेस्टिंग कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द पुल डाउन लिस्ट प्रोवाइडेड सेलेक्ट द अमाउंट एट विच एन इंपेयर्ड एसेट इज मेजर्ड व्हेन एन इंपेयर्ड हैज टेकन प्लेस। जब आपका इंपेयर टेकन प्लेस होता है तो इसमें से क्या पुल डाउन लिस्ट देखनी पड़ेगी हमें। तो वो हमारी होती है रिकवरेबल अमाउंट। नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस आर करेक्ट। जब आप रिवर्सल करते हो इंपेयरमेंट लॉस का तो कौन सी करेक्ट है? द रिवर्सल ऑफ गुडविल, गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं होती, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। द रिवर्सल ऑफ इंपेयर्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। An impaired loss can only be reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount of the impaired asset. तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला और सॉरी ये गुडविल है, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अमाउंट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिवर्सल ऑफ द इंपेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ द इंपेयरमेंट में आप कितनी अमाउंट कैरिड आउट करोगे? अच्छा, इन सब की टोटल आएगी जो कैरिंग अमाउंट एट 31st December 20x8। हमने कब बताना है? 31st December 20x9, 31 December 20x9, 31st December 20x8। यहाँ पर जो मेरी कैरिंग अमाउंट थी तब वो इंपेयर नहीं हुए थे, 900 थी, 300 थी और 40। ठीक है, 40 गुडविल का मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो मैं गुडविल अभी यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि गुडविल से मुझे कोई है ही नहीं। अब आ जाओ, इंपेयरमेंट लॉस एट 31st December 20x8। यहाँ पर क्या हुआ, इंपेयर्ड लॉस हो गया, ठीक है, 100 का हो गया, 20 का हो गया। तो अब फेयर वैल्यू तो छोड़ो, अब मेरी इतना लॉस हो गया तो मेरी यहाँ पर कैरिंग अमाउंट कितनी आई? 800। यहाँ पर कितनी आई?
300 में से 20 गए, दैट इज 280। ये यहाँ तक मेरी कैरिंग अमाउंट सही। यहाँ लिखा है रिटेल बिजनेस इज कंसिडर्ड अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट्स, डिफिकल्ट ट्रेडिंग पीरियड प्रीवियस ईयर 31 दिसंबर 2008। एट दैट डेट द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 1,60,000 was recognized. The directors of Platera believe indicators have reversed विश टू रिवर्स। ठीक है, तो ये एक्सटेंट पॉसिबल तक हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई। अब मेरी फेयर वैल्यू इस दिन को नंबर 20x9। अब यहाँ पर क्या लिखना है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी दे रखी है, 925, 310। उसके बाद मेरी इस डेट को कैरिंग अमाउंट है, अगर इम्पेयरमेंट ना हुआ तो 875, 290। और मुझे यहाँ पर बताना क्या है, रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कितना रिवर्स हो सकता है, अगर मैंने इम्पेयर ना किया होता, बिल्कुल सही बात है, तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी होती, ये होती 875 और 290। और मेरी इस टाइम पे कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 800 और 280। इसमें से आप ये माइनस कर दो, दैट इज 75। यहाँ से ये माइनस किया तो दैट इज 10। इनका टोटल करो, दैट इज 85 आपका आंसर है। क्लियर। अब देखो बिल्डिंग 900 की थी, ठीक है, उसके बाद मेरा 100 का इम्पेयरमेंट लॉस लगा, तो कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी होगी, 800। देन 31 दिसंबर को मेरी कैरिंग अमाउंट थी 875, तो मेरा रिवर्सल कितना हो जाएगा, 75 का। उसके बाद मेरी 280 की कैरिंग अमाउंट थी, दैट इज 10 यहाँ पर। ठीक है, सो आई सो आपको क्लियर हुआ होगा। लिनेटी कंपनी केस, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू क्वेश्चन 46 to 50 है, देख लेते हैं किस चीज से रिलेटेड है। During the year ending 31 December 2006, Lineati company built an extension to its head office. The cost associated, ये आपका ई से लग रहा है मुझे, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है। तो देखो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008, हाउ मच शुड बी कैपिटलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द हेड। कितना कैपिटलाइज होगा, सिंपल सी बात, आपको क्या बताना है, कैपिटलाइज कितना होगा। लैंड एक्विजिशन हमारा कैपिटलाइज होगा। फीस फॉर एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स एंड बिल्डिंग परमिट्स, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर फीस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेबर इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। एट 30 सितंबर 20 exit, the date when the head office extension became available for use, the cost of unused material on site amounted 0.5 million। 0.5 million गया था हमारा, unused रह गया था। At that, the total borrowing cost incurred on the loan which was used specifically to finance the head office extension amount to 0.8 million। हमारी क्या थी, बोरोइंग कॉस्ट है। लिनेटी कंपनी आल्सो एक्वायर्ड 100% ऑफ अ सब्सिडरी स्क्यूली कंपनी on 1 January 2006 except the carrying amount of the security consolidated financial statement Lineati immediately before an impairment review। चलो ये तो अलग की बात होगी, हमें यहाँ तक का देखना है ना। देखो बोरोइंग कॉस्ट 0.8 मिलियन, ये आपका आएगा 10 प्लस 0.5 प्लस 1.0 प्लस ये आपका 11.5, तो आएगा ही आएगा। इसमें अब हम चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, कितनी, जो आपका 6.6 है उसमें से आप माइनस कर दो 0.5, क्योंकि वो तो अनयूज्ड हुआ ही नहीं, 6.1 आया। उसके बाद की जो बोरोइंग कॉस्ट है ये भी आ जाएगी 0.8, 6.9 प्लस 11.80.4 मिलियन आंसर, ये आपका जाएगा 18.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Lineati company incurred further expenditure on the head extension after it had been completed, which of the following would qualify as asset expenditure? Property insurance premium incurred, installation of a new office fixture and fitting, marketing cost telling the public that the head office extension is operational, maintenance and reallocation of computers related office equipment। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, installation of new office mixture and fittings। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 which of the following statement is not true? At 31 December 2009 the directors of Lineati company decide to adopt the revaluation model of IAS 16 PPE। तो देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं। इन subsequent years the depreciation will be based on the revalued amount of the ये क्या है, नहीं। Any revaluation gain on the head office recognized in other comprehensive income, बिल्कुल बात सही है। Any revaluation loss is recognized in P&L, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले अगर कोई भी लॉस होता है तो वो पहले सरप्लस से डिडक्ट होता है, देन वो P&L में जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द ओरिजिनल हेड ऑफिस बिल्डिंग एंड द न्यू एक्सटेंशन रिवैल्यूएट सेपरेटली, बिल्कुल सही बात है। द रेजिडुअल वैल्यू एंड इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग मस्ट बी रिव्यूड ईच ईयर। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि वो हमेशा ही रिव्यू होंगे हर साल, ये तो नहीं है। एज्यूमिंग स्क्रूली कंपनी रिप्रेजेंट अ कैश जनरेटिंग, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ब्रांड 20x8 इंपेयरमेंट रिव्यू। आपको इंपेयरमेंट रिव्यू बताना है, ब्रांड की कैरिंग अमाउंट क्या रही, इसकी कैरिंग अमाउंट बतानी है हमने। गुडविल ये रहा। तो करंट एसेट रिकवरेबल अमाउंट दिस, करंट एसेट का तो हमें क्या ही लेना देना। डेट आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, रिकवरेबल अमाउंट 9.6 मिलियन एट 31 दिसंबर 2008 एंड द इंपेयरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रियली कंपनी वाज डीम्ड टू बी 2.2 मिलियन। तो ठीक है, इन्होंने अपने आप ही बता दिया हमारे इंपेयरमेंट लॉस कितना है, तो 2.2 मिलियन का। तो आप क्या करो, 2.2 माइनस 1.4 दैट इज 0.8 आपका आंसर। अब इसे हम इंपेयर करेंगे कैसे, इन दोनों को प्लस करके, दैट इज 8.0। तो ब्रांड का निकालना है 2.0 8.0 इंटू 0.8। So let's check your answer. तो ब्रांड है कितने की थी आपकी, तो 2.0 माइनस 0.2 दैट इज आंसर। ये 1.8 मिलियन। Which, if any, of the following statement regarding impairment review is that correct? At the end of each reporting period, an entity should assess if there is an indication that asset has been impaired. Annual impairment review are required on an intangible asset with definite. बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाइटी लेजर कंपनी केस। इसमें क्या है, at 30 September 2004 the ship is 8 year old, what is the carrying amount of the ship at that date? net date ship की carrying amount क्या होगी। LIT Laser Company is a private limited liability company that operates a single cruise ship. The ship was acquired on 1 October 2006 10 years ago। ठीक है, हमने शिप कब एक्वायर की, 1 अक्टूबर 2006 को। Details of the cost of the ship components and the basis they are depreciated are as follow। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 300 की 25 ईयर डेप्रिशिएट होगी। कैम्बिन्स एंड एंटरटेनमेंट एरिया फिटिंग वन, ये इसकी डेप्रिशिएट यहाँ पर होगी, ये इसका यहाँ पर इतना डेप्रिशिएट, सबका अलग अलग डेप्रिशिएशन दे रखा है। ठीक है जी। एट 30 सितंबर 20x4 30 सितंबर 2014 को नो फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन द शिप। The population states that use has been used 30,000 hours। 40,000 यूजफुल लाइफ हमने कितना यूज कर लिया, से 30,000 आवर्स यूज कर लिया टिल दिस डेट। तो 100 इंटू 30,000 डिवाइड में 40,000 आपके पास इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी ऑफ द इंजन अ डिसीजन वाज टेकन अर्ली अक्टूबर 20x4 टू रिप्लेस द होल ऑफ द पॉपुलेशन कॉस्ट 140 मिलियन। ये तो आगे देखेंगे हम। द यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू पॉपुलेशन 50,000 आवर्स एंड 30 सितंबर 20x5। तो ये तो आगे की बात है, अभी तो इतना ही। 20 कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट 150 डिवाइड में 12 दैट इज 12.5 डेप्रिसिएशन। कितने साल का ये, 8 ईयर्स का। 100 डेप्रिसिएशन आ गया इसका, और इसकी वैल्यू कितनी थी, तो 50 कैरिंग अमाउंट बची ये। नेक्स्ट 300 था, 25 ईयर्स का डेप्रिसिएशन, 12 डेप्रिसिएशन इंटू 8 ईयर्स दैट इज 96 का डेप्रिसिएशन। ये 204 की कैरिंग अमाउंट। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस 204 प्लस 25 प्लस 50 279। तो आंसर क्या गया, 279। नेक्स्ट है, what is the amount of depreciation that should be charged in respect of the propulsion system for the year in 30 September 20x5। वही जो हमने अभी पढ़ा था। क्या किया हमने, खर्चा किया 140 मिलियन का, रिप्लेस ही कर दिया। चलो, the whole of the propulsion system at cost of 140 million, the useful life of the new propulsion 50,000 hours in the year ending नेक्स्ट है इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द चार्ज टू P&L फॉर द ईयर 30 सितंबर 2025। डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके आपके P&L में कितनी अमाउंट आएगी। ओके, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके
करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एज द प्रोपोजल रिप्लेसमेंट एलाइड लीजर कंपनी टुक द अपॉर्चुनिटी टू डू अ लिमिटेड अपग्रेड टू द फैसिलिटीज दैट कॉस्ट 60 मिलियन एंड रीपेंट किया। चलो 20 मिलियन का तो ये खर्चा आ गया। अपग्रेड किया 60 मिलियन का। अच्छा देखते हैं। आफ्टर द अपग्रेड ऑफ द फैसिलिटीज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 5 years from the date of the upgrade. For the purpose of for calculating depreciation, all the work of ship can be assumed have been completed on 1 October 20x1 और residual value can be taken as nil. तो एक तो आ गया हमारा 20 मिलियन का लॉस, ठीक है। प्लस और कौन सा लॉस आएगा देखो हम, ये ना 20 मिलियन का फैब्रिक। दूसरा हमने क्या किया, हमने रिप्लेस किया था 140 मिलियन के साथ। हमारा उसकी क्या, हमारी इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बची थी 25, तो वो तो हमारी वेस्ट ही चलेगी, वो भी हमने किस में डाली होगी, P&L में डाली होगी। तो लॉस ऑन डिस्पोजल जिसे हम कहते हैं, तो 25 इनका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 25 + 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाइट लेजर कंपनी शिप हैज to have a safety check carried out every 5 years at a cost of 50,000 in order to be licensed to operate. How should this amount accounted for? ठीक है, वो हर साल, हर 5 years में सेफ्टी चेक देते हैं, हर 5 years में सेफ्टी चेक। सेट अप प्रोविजन फॉर द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एंड अनवाइंड ओवर 5 years। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देते हैं और उसे हम एमोटाइज करते हैं। और तो हमारा आंसर क्या है, कैपिटलाइज द कॉस्ट व्हेन इनकर्ड एंड अमोटाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, using the pull down list provided, select the amount of which Elite Laser Company provide in respect of this case. Laser Company is being sued for 250,000 by a passenger who slipped on one of the gangways and twisted an ankle. Oh, the company's lawyer estimates that there is 55% chances that will lose the case. Legal cost for Elite Company will be 40,000. 250,000 के लिए हमें स्यू किया गया है। 55% इसके चांसेस हैं और 40,000 हमें पे करना पड़ेगा। तो 250 + 40 दैट इज 290।